बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th फिजिक्स लाहौर बोर्ड, आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर। फर्स्ट हेडिंग है वर्क। वर्क किसे कहते हैं? वर्क कहते हैं व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट थ्रू सम डिस्टेंस, कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे, फोर्स लगने के बाद वो बॉडी कोई डिस्टेंस, कोई फासला तय करे, तो ऐसी सूरत में कहते हैं वर्क हुआ। सो कहते हैं वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, कि फोर्स लगा और बॉडी ने कुछ फासला तय किया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वर्क डन हुआ। कहते कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ वुड लेइंग ऑन टेबल। मिसाल के तौर पे ये एक वुड का ब्लॉक है जो कि ज़मीन पे पड़ा हुआ है। व्हेन external force acts on it and displaces this through a distance of s, जब बॉडी जो है उसके ऊपर फोर्स लगी और उसने कुछ थोड़ा सा फासला s तय किया, तो इसका मतलब है वर्क हुआ। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है जो कि इनिशियली तौर पर पोजीशन ए पे पड़ी हुई है। अब इसके ऊपर जब फोर्स लगती है, फोर्स लगने के बाद ये बॉडी जो है वो ए पोजीशन से पोजीशन बी पे चली जाती है, और ये डिस्टेंस जितना ट्रेवल करती है वो डी कहलाता है। और ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे इसके ऊपर एफ फोर्स लग रही है, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो हो जाएगा एफ इंटू एस कह लें या फिर डी कह लें, एक ही बात होती है। अब ये तो वर्क हो गया। अब इसके कुछ केसेस हैं। सबसे पहला केस क्या है? फर्स्ट केस क्या है? व्हेन F इज इक्वल टू 0, कि जब कोई बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लग ही नहीं रही, तो वर्क क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एफ की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 इंटू डी। ऐसे में जो वर्क है वो 0 जूल हो जाएगा। असल में जो यूनिट है वर्क का, वही वर्क है जो कि एनर्जी का वर्क होता है, जूल, क्योंकि एनर्जी ही कैपेबिलिटी ऑफ डू वर्क है, एनर्जी ही काम करने की सलाहियत होती है। ऐसे ही जो है, अगर एस इज इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी जो है वो मूव की नहीं। जैसे कि एक दीवार है, दीवार को आप जोर लगाते रहो, जितना मर्जी जोर लगाते रहो, वो तो अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं, तो लिहाजा वर्क डन तो कोई भी ना हुआ। तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू 0 हो जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू 0 जॉल्स, मीन्स नो वर्क इज डन, कोई काम नहीं किया गया। यही अगर कोई जब फोर्स लग रही है वो किसी स्पेसिफिक एंगल पे लग रही है, जैसे कि लॉन मूवर है फॉर एग्जांपल, जैसे घास काटने वाली मशीन होती है, इस तरफ से जो है ना वो फोर्स लगाती है बॉडी के ऊपर, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में मूव करती है, लॉन मूवर घास काटने में, तो ये जो है ना वो एफ एक्स कहलाती है। अगर हम इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, ये एफ एक्स और ये एफ वाई हो जाएगा हमारे पास। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो ऐसे में जो वर्क डन होगा वो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा और साथ में एस हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, ठीक है, एफ कॉस ऑफ थीटा एस हो जाएगा। अब अगर तो यहाँ पे जो भी दरमियान में एंगल है ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसे में ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो वो पैरेलल है, यानी कि जिधर फोर्स लग रही है बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ऐसे में थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। यहाँ पे पुट करें W इज इक्वल टू एफ एस कॉज ऑफ 0 डिग्री। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 1 होता है। W इज इक्वल टू एफ एस इंटू 1 एफ एस, मतलब मैक्सिमम काम किया गया, मैक्सिमम काम हुआ। और अगर वो पैरेलल हो जाए, मिसाल के तौर पर W इज इक्वल टू एफ एस कॉज ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे? कि अगर आप जो है वो एक पानी की बास्केट या बकेट उठा के जा रहे हैं, ठीक है, आपने उसको सीधा हाथ में पकड़ा हुआ है, फोर्स इधर लग रही है और आप मूव इस तरफ कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ आ रही है, तो दरमियान में जो सेंट्रल एंगल है वो 90 का हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 0 होता है, तो W इज इक्वल टू 0 जूल।
तो साइंस की रूह से साइंटिफिकली तौर पे अगर आप इस तरीके से बकेट को उठा के लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो साइंटिफिकली आपने कोई काम नहीं किया, साइंस की रूह से आपने कोई काम नहीं किया। जैसा कि इस ब्रीफकेस की फॉर्म में, ठीक है, कि आपने फोर्स इसको इधर लगाई और मूव इसको इस तरफ कर रहे हैं, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के दरमियान में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ऐसे में जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, चूँकि cos 90 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क किसे कहते हैं, जॉल्स होते हैं वर्क का यूनिट। ठीक है, जो कि बेसिकली वर्क है ही एनर्जी टू एबिलिटी टू वर्क, काम करने की सलाहियत। तो फिर यूनिट ऑफ वर्क भी वही होगा जो एनर्जी का होगा, और वो होता है जाउल्स। ठीक है, सो 1 जॉल इज डन व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। अब देखें कि 1 जॉल वर्क उस वक्त होगा जब 1 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करे और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो 1 जॉल किसके बराबर हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर के इक्वल हो जाएगा। सो यूनिट जो है ना 1 जॉल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के हो गया। नेक्स्ट देखिए एनर्जी। एनर्जी जो है वो एबिलिटी टू डू वर्क है, मैंने पहले बता दिया। तो वर्क आ गया तो लिहाजा वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम था। तो एनर्जी कहते हैं किसी भी जिस्म की काम करने की सलाहियत। हर वो जिस्म, हर वो बॉडी जो काम कर सकते हैं, इट मीन्स कि उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, अब कहते हैं व्हेन समवन डज वर्क एनर्जी ऑफ द बॉडी हैज़ टू बी स्पेंड। जब कोई काम करता है तो उसके ऊपर वो एनर्जी सर्व करता है। इनफैक्ट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन, कि असल में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है उसमें जिसमें काम किया जाता है। इन अदर वर्ड्स द एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, कि एनर्जी जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन यू डू वर्क पुशिंग अ स्विंग, कि जब आप झूले को आगे की तरफ धक्का दे रहे होते हैं, केमिकल एनर्जी इन योर बॉडी इज़ ट्रांसफर्ड, कि आपकी बॉडी में जो केमिकल एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है उस स्विंग या झूले में, एंड अपीयर्स एज एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ स्विंग, और वो उस झूले की हरकत की या मोशन की एनर्जी के तौर पे जाहिर होती है। लाइक एनर्जी लाइक वर्क एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, के जैसे कि वर्क है कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऐसे ही एनर्जी की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और इसका ऐसा ही यूनिट जूल होता है। सो जूल इसके मतलब क्या हो जाएगा कि इस तरह कहते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ बॉडी द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड इज 1 जूल, कि जब कोई बॉडी 1 जूल काम करे तो इसका मतलब हो जाएगा कि एनर्जी कितनी है, 1 जूल है। अब एनर्जी की कई एग्जाम है, बेशुमार टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट वन देखें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहते हैं कि वो एनर्जी की टाइप जिसमें कि बॉडी जो है वो एनर्जी पोजेस करता है ड्यू टू द मोशन of a body. The energy, the kinetic energy of the energy total that a body possesses by virtue of its motion, के किसी बॉडी में किसी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से, मूव करने की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। कहते हैं सपोज अ बॉडी ऑफ मैस m इज मूविंग विद वेलोसिटी v। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसका मैस m है जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, एन अपोजिंग फोर्स f एक्टिंग ऑन द बॉडी टू द डिस्टेंस s ब्रिंग देम टू रेस्ट। फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी यहाँ पे vi है, वो यहाँ से मूव करना शुरू करता है और यहाँ पर आकर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। सो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है वो है ms मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिसमें को वो करने में इसको टाइम t टाइम लगता है। तो जो ई वर्क डन हो जाएगा, ई काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन वो बराबर हो जाएगा F इंटू एस। अब फॉर एग्जांपल अब इसमें जो ई के यानी कि काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी, वर्क डन के। क्यों कि इसी की वजह से तो सारा काम हुआ है, जो कि बराबर आ जाएगा F इंटू एस के। अब इनिशियल जो है ना वो यहाँ पे थी, इनिशियली तौर पर वो मूव कर रही थी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इस टाइम t में यहाँ से जो है ना वो उसकी वेलोसिटी vi से vf हो जाती है बाद में आके। सो f इज इक्वल टू एम ए न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक आपको पता है। और s किसके बराबर होता है, s होता है v एवरेज इनटू टाइम।
अब वी एवरेज किसका इक्वल होता है, वी एवरेज बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस 0/2। चूँकि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज होता है ना, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यहाँ पे तो वी आई वी थी, यहाँ पे जब आके रुक जाएगी तो वी एफ क्या हो जाएगी, 0। तो एवरेज क्या हो जाएगा, वी आई प्लस वी एफ ओवर 2। तो वी आई जो है ना हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वी से मूव कर रही थी, यहाँ पर अगर वो रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है डिवाइडेड बाय 2। अब हम जो है वो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट करने से क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा v प्लस 0/2 इंटू टी के इक्वल हो जाएगा। अब जब इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा v/2 इंटू टी, इसके इक्वल हो जाएगा। अब जो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी फिर, ई के काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास हो जाएगी एम ए इंटू एस की जगह, देखें ई के इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, एम ए। एस की जगह पे क्या पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा वी टी ओवर 2। सो अब इसको हम जब से लिखेंगे तो एनर्जी काइनेटिक किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, एम ए वी टी ओवर 2, एम ए वी टी ओवर 2। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखनी है कि ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है वी ओवर टी के। तो यहाँ पे ए की जगह पे वी ओवर टी पुट कर देते हैं। सो ई के इज इक्वल टू एम, ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, v ओवर टी इंटू वी टी। इस तरीके से हमने इसको 2 को जो है वो थोड़ा बाहर निकाल के लिख दिया, ठीक है, 1/2 हमने बाहर निकाल दिया, तो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब इसमें से देखेंगे नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं द एनर्जी विच इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी, कि वो एनर्जी जो कि जिस्म की बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़मीन पर खड़े हैं तो इस वक्त आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जैसे जैसे आपकी पोजीशन चेंज होती जाएगी, जगह जब तब्दील होती जाएगी, तो वो आपके अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एड अप होती जाएगी। फॉर्म देखें इसका, कहते हैं कि ना पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय विर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, जो उसकी जगह की वजह से होती है वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज मेंशन्ड अबव। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय विर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, के जो पोजीशन की वजह से होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। कहते हैं द एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल, के जो दबाए हुए या खींचे हुए स्प्रिंग के अंदर होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। एंड द पोटेंशियल एनर्जी इन द केमिकल बैटरी इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल थर्मल जो है वो इंटरनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा सारी इसकी टाइप्स होते हैं। अब देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कहते हैं इफ़ अ ब्लॉक शोन इन फिगर दिस वन इज लिफ्टेड टू हाइट। फॉर एग्जांपल इनिशियल तौर पर ये ब्लॉक यहाँ पड़ा हुआ था, आप इसको उठाकर h हाइट तक ले गए हैं, ठीक है, वी हैव पोटेंशियल एनर्जी दैट रेज द पोजीशन। तो फिर क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। एक तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, फोर्स इसकी तरफ हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। सो ऐसे में वर्क डन कुछ ना कुछ हुआ है। कहते हैं वर्क डन ऑन द ब्लॉक टू पुट इट इनटू द पोजीशन, कि वो जो काम हुआ इसको वहाँ पे ले जाने के लिए, वेयर it has potential energy, therefore we can say that work done is stored as potential energy। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर है। सो ई पी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन टू पुट द ब्लॉक इन एलिवेटेड पोजीशन। कहते हैं द अप्लाइड फोर्स नेसेसरी टू लिफ्ट द ब्लॉक, के वो ज़रूरी फोर्स जो कि इस ब्लॉक को ऊपर उठाने के लिए विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक वेलोसिटी के लिए, इज इक्वल टू वेट, वो वेट के इक्वल है। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही है
जितना इसका वेट है, जितना इसका वेट होगा। तो W इज इक्वल EP इज इक्वल टू W इंटू एच, ठीक है। सो W किसके बराबर होता है, mg के। सो EP जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हो जाएगी mgh के। सो द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज वाटरफॉल। कहते हैं सबसे जो हमें साफ नजर आती है वो ये वाटरफॉल है। वाटर एट द टॉप ऑफ द फॉल हैज पोटेंशियल एनर्जी, कि इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। एंड हैज व्हेन वाटर फॉल्स टू द बॉटम, जब वो ज़मीन पे गिरता है, इट कैन बी यूज टू रन टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड थस कैन डू वर्क। और वो जो है वो टर्बाइनें चलाता है और वो बिजली पैदा कर सकता है और वो कोई ना कोई काम कर सकता है। जब काम कर सकता है तो मतलब कि एनर्जी है, इसलिए तो वर्क डन कर रहा है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और उनके डेरिवेशंस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे ऑनवर्ड्स आगे से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।